हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ADMA ऑलवेज डेडिकेटेड टू मेन एम। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया फ्रॉम 1931 से लेकर 1948 के बीच में कि कौन कौन से वॉइसरॉयज हुए और किनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी। सबसे पहले लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 के बीच में। लॉर्ड विलिंगटन ने बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था 1935 जो डील करता था द्वैध शासन की आपने सुना ही होगा, दोहरी सरकार के विषय में जो डील कर रहा था वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्हीं के टाइम पे आया था। उसके बाद में जो मुख्य बात है नेशनल मूवमेंट की बात करें, कौन कौन से नेशनल मूवमेंट हुए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, जिसमें गांधी जी एकमात्र ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें गांधी जी ने अटेंड किया था कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बन के। ब्रिटेन में इस समय पे बेसिकली जो था रूल चल रहा था किसका, अगर आप बात करें रेमजे मैकडोनाल्ड का था। उस टाइम पर जो डोमिनेटेड पार्टी थी उन्होंने क्या बोला था, बेसिकली वो सेल्फ रूल इन इंडिया, गांधी जी चाह रहे थे कि सेल्फ रूल इन इंडिया शुरू हो जाए, बट जो वहाँ की सरकार की सोच थी बड़ी संकीर्ण थी, वो नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी कि ऐसे ये सेल्फ रूल हम इंडिया को अभी नहीं देंगे। तो पूरी की पूरी मीटिंग हुई, गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहे कि भैया हमें सेल्फ रूल दे दीजिए इंडिया में, वी विल हम अकॉर्डिंगली अपने देश के भाई बंधु को हम बांध के रखेंगे। बट वहाँ की सरकार नहीं झुकी। उसकी इसी पे क्या हुआ, ये सारा जो मीटिंग थी फ्रूटलेस रही, मतलब इसका कोई आउटकम नहीं रहा। सेपरेट इलेक्टेड भारत ने बोला था, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। गांधी जी आए, गांधी जी ने दोबारा से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जो बीच में रोका था। उसके बाद में वहाँ पे जो वो बात कर रहे थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड डाला। मतलब ये कम्युनल अवार्ड जो था 1932 का, ये था बेसिकली एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति को एक पहला स्टेप। वैसे तो वो पहले काम कर ही रहे थे, बट पहला स्टेप था कि उन्होंने कहा कि सभी जितने भी हमारे हैं, मतलब अल्पसंख्यक है, सभी के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की स्थापना कर देंगे, जिसमें दलित वर्ग भी शामिल है और 18 उनको आरक्षित सीटें दे दी गई है। इसको बेसिकली लोथियन समिति भी कहा गया था। इस मताधिकार समिति को, भारतीय मताधिकार समिति को लोथियन समिति भी कहा गया। और भाई इसके लिए जो थे हमारे पास में अंबेडकर जी इसके सपोर्ट में थे। किसके सपोर्ट में थे? सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए, टोटल बात नहीं कर रहा, दलितों के लिए। और गांधी जी ने अपोज किया था, गांधी जी ने बोला था नहीं कि हम ऐसा नहीं होंगे। तो उन्होंने फास्ट अंटिल डेथ, मतलब आमरण अनशन कर दिया था, बैठ गए थे इस चीज़ को लेके कि अंबेडकर जी जो दलितों के लिए हित की बात थी, उस दलितों के लिए जो बात थी उस पर, मतलब स्वर्ण हिंदुओं के लिए अलग से वो कह रहे थे कि गवाही अंबेडकर जी ने बेसिकली साइमन कमीशन में पहली बात इस पर जोर दिया था कि दलित वर्गों को स्वर्ण हिंदुओं से अलग, एक अलग स्वतंत्र अल्पसंख्यक के रूप में माना जाना चाहिए। बट गांधी जी ने उसका अपोज किया, गांधी जी ने बोला नहीं। तो ये अपनी बात पर गांधी जी अड़े रहे और ये आमरण अनशन पर चले गए। तो इसी के बीच में क्या हुआ, पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं। 24 सितंबर 1932 दलितों की ओर से अंबेडकर ने पूना पैक्ट में दलितों के वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल के बेसिकली विचार को त्याग दिया। इनका था कि भाई दलितों के लिए एक पृथक अलग से निर्वाचन मंडल हो। बट गांधी जी ने बोला ऐसा नहीं होगा। बात सही थी, अगर ऐसा करेंगे तो हर कोई, कल मुस्लिम मांगेंगे, हिंदू मांगेंगे, सिख मांगेंगे, क्रिश्चियन मांगेंगे, तो ये देश का बंटवारा हो ही जाएगा। फिर भी लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को प्रांतीय विधानसभाओं में कुछ तो बढ़ा देगा, जो 71 से 147, अगर मैं बात करूँ 71 से ये 147 कर दी गई थी, 71 से 147 कर दी गई थी, जो टोटल मिला के कुल परसेंट 18% बढ़ी थी। उसके बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इनके टाइम पे थी 1932 में, जो फिर से फेल रही थी। उसमें गांधी जी ने भी अटेंड उसको नहीं किया था। इसी टाइम पे एक ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी। क्वेश्चन एक्चुअल में आता है, ये क्वेश्चन एक नंबर में कई बार आ जाता है, कई बार पूछा गया है कि उस ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे। तो उसके फाउंडर कौन थे हमारे, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण 1934 में। जुडिशरी क्या हुई थी, जुडिशरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बेसिकली बोला गया था कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है
वही रहेगा। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गया था और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ही रहेगा। और ये कब तक रहेगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आ जाता एग्जिस्टेंस में। सुप्रीम कोर्ट कब आया था एग्जिस्टेंस में बताइए? 1950 में आया था। सुप्रीम कोर्ट कब आया था? 1950 में एग्जिस्टेंस में। तब तक ये फेडरल कोर्ट ही चल रहा था। सेकंड नंबर पे आते हैं शॉर्ट वीडियोस है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हम इसके बारे में अलग अलग एक एक वॉइसरॉयज़ को, एक एक जितने भी गवर्नमेंट में जितने भी रूल्ड पार्टी हुई है, हम मॉडर्न इंडिया को लेके चलेंगे और वन बाय वन चीज़ों को कवर करेंगे। तो शॉर्ट वीडियो के तौर पर मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944, मतलब सबसे लंबे जो जिनका शासनकाल रहा एज ए वॉइसरॉय, वो कौन से थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, हाँ ये देखो लॉन्गेस्ट रिजाइन रहा इनका वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। एक नंबर का क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटिव की रिफॉर्म की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट आया जो इन्फोर्स हुआ और सब जगह इलेक्शन कराए गए। इनके समय पर जो इलेक्शन कराए गए, सभी 8 प्रांत पहली बार चुनाव हुए इनके टाइम पे, और कांग्रेस ने बेसिकली 11 जगह इनके चुनाव हुए। 11 में से 8 में कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी उस टाइम पे, जिसमें आपको पता होगा बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उप प्रांत, सीमांत प्रांत, असम, इनमें और प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। मतलब बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा में तो प्रॉपर एकदम स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम में थोड़ा सा इन्होंने, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेशनल मूवमेंट की बात करें तो हम 1936 या 1937 में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस जीती थी, वही बात हम कर रहे थे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, 1 मई 1939, ये जो 1939 है, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब वो कांग्रेस से छोड़ देते हैं तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार से बिना भारतीयों के पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए बेसिकली कौन सा इनका नारा भी दिया था, न कोई भाई न कोई पाई। मतलब कांग्रेस ने नारा किया था, न कोई भाई न कोई पाई। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में इंडिया से बच के 1941 में बोस गए थे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने कहाँ किया था, आज़ाद हिंद फौज का फॉर्म किया था। और ये भारत के फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नेक्स्ट मुस्लिम लीग की डिमांड जो हुई थी, वो सेपरेट मुस्लिम कंट्री की, सेपरेट मुस्लिम स्टेट की जो डिमांड हुई थी मुस्लिम लीग की 1940 में, वो इन्हीं के समय पर हुई थी। अगस्त ऑफर 1940 जो डोमिनियन स्टेट का था, मतलब जो डोमिनियन स्टेटस देने का भारत में आफ्टर वर्ल्ड वार 2 इंडिया के सपोर्ट में, वो 1940 में वो भारत को एक तरह से एक मतलब बताने के लिए कि भाई, पैम्पर करने के लिए कि भाई हम आपको इंडिया वर्ल्ड वार 2 जैसे ही ख़त्म हो गया। क्योंकि अब देखेंगे 1939 से लेके वर्ल्ड वार 2 का टाइम है, 1939 से लेके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 1939 से लेके 1945 तक। तो 1940 में उन्होंने बोला, अगस्त ऑफर लेके आगे इमीडिएटली कि तुम हमारी साइड से लड़ेंगे पूरा भारत, और हम क्या करेंगे, हम भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कैसे? जैसे वर्ल्ड वार 2 का, बट भारत ने मना कर दिया था। उसी के बीच में क्रिस मिशन आया था। ये तो जो दौर था, ये इस समय का जो दौर था वो सबसे क्रांतिकारी दौर माना गया है। भारत में हर जगह आंदोलन चल रहे थे, हर जगह अपनी अपनी मांग, अपने भारत को स्वतंत्र कराने की मांग चल रही थी। कांग्रेस भी अपना पक्ष रखने के लिए, भारतीयों का पक्ष रखने के लिए बीच में एक सरकार के तौर पे फॉर्म थी। 1942 में क्रिस मिशन आता है। क्रिस मिशन बेसिकली आता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेके कि भाई भारत, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल दो, आप अपना संविधान बना के दो। कैसे चलाओगे आप? तब तक गवर्नमेंट को पता लग चुका था कि अब ये भारत मानने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला कि बताइए आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल दीजिए, बट अगर इट वाज रिजेक्टेड एट देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो हम कोई ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत, गांधी जी ने चला दिया था, कैंपेन चलाया था कि भाई हम इनको, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनको हम निकाल के यहाँ से, निकालने के बाद ही दम लेंगे, और करो या मरो।
का नारा इन्होंने दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। किस टाइम पे? 1942 के टाइम पे दिया था, लील नेतुगो के समय पे हुआ था। एजुकेशन की बात करें, जब गांधी जी की बात आ गई, क्योंकि गांधी जी इस टाइम पे पूरे हम जोरों शोरों पे इनका परचम लहरा रहा था, तो गांधी जी ने उस टाइम पे वर्धा स्कीम जिसको बोलते हैं 1937 में, लर्निंग बाय एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोला जाता है, गांधी जी ने दिया था। बट कुड नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था और भारत में नेशनल मूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा हर जगह पे आंदोलन शुरू हो चुके थे। बट ये काम इन्होंने 1937 में लील नेतुगो की गवर्नमेंट के टाइम पे कर दिया था। लॉर्ड वेवल आए 1944 से 1947, मतलब बिल्कुल वो वाला समय था, पीक समय था। वेवल को बेसिकली भेजा गया था कि भारत का बंटवारा हो, और ये बंटवारा ये डील करने के लिए कि किस तरह से मुस्लिम लीग होगा, किस तरह से भारत का पार्टीशन होगा, क्या किसको चाहिए अपने अपने पक्ष के लिए। शिमला समझौता हुआ। लॉर्ड वेवल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, और इस सम्मेलन में बेसिकली कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। गांधी जी ने बेसिकली इसमें भाग नहीं लिया था, इसमें ये लिखा हुआ महात्मा गांधी और जिन्ना जी थे। द प्लान फेल्ड हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि सब ओवर कम्युनल डिमांड की थी। मुस्लिम सदस्यों का चयन था। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। बताओ, मतलब एक तरह से वो अड़ गए, जो जिन्ना जी थे मुस्लिम लीग को लेके अड़ गए, तो इसलिए विफल हो गया, इसकी विफलता की घोषणा कर दी। नेशनल मूवमेंट 1944 में सी राजगोपालाचार्य ने एक नेशनल मूवमेंट का फॉर्मूला दिया था। सी राजगोपालाचार्य का फॉर्मूला था, जिसको हम किस नाम से बोला जाता है? राजगोपालाचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जिसको जाना जाता है। पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया थ्रू कांग्रेस मुस्लिम लीग कोऑपरेशन बट इट वाज फेल्ड। मतलब मुस्लिम लीग भारत के साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हुई ही नहीं है, कभी भी किसी भी तरह का वो भारत के साथ में कोऑपरेशन नहीं चाहती थी। वो दे वांट देयर ओन स्टेट। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, बेसिकली किस लिए आया था? इसके कौन कौन से सदस्य थे अगर देखा जाए, इसमें था जिसके नाम पे पड़ा इसका स्टेफोर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद में और ये बेसिकली आया था ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द इंडिया। 1946 में अंग्रेज़ों को पता लग चुका था कि अब हमें छोड़ के जाना है, लेकिन उस टाइम पे जाते जाते वो लोग सभी चाहते थे कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा चल रहा है, कम्युनल एजेंडा, उसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करें और पावर ऑफ ट्रांसफ़र हम किस तरह से करें, ये सब जो देते हुए जब जा रहे थे, देखना चाहते थे कि किस तरह से ये चीज़ों को हम यहाँ पे सेटल डाउन करेंगे। नेक्स्ट, इसी टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट को बता देता, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। नेहरू जी ने 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना ली थी। बस एक वो था कि अब हम पूरा कब हम अपना हक लेंगे। और इनफैक्ट अगर बोला जाए कि 16 अगस्त 1946 को ही डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, और इस टाइम पे मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट किया था, रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने तो प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इस टाइम पे एक एटली आए थे। एटली कौन थे? 1945 में बेनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली एक लेबर पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में चुनाव कराना था। बेसिकली उनका काम था, जो एटली आए थे उनका काम था कि 1947 में 20 फरवरी 1947 को एटली ने, लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि अब जून 1948 में हम भारत को सारा कुछ सत्ता दे देंगे। किसमें? जून 1948 में एटली जी ने बोल दिया था जून 1948 में कि भाई अब हम 1948 में बोल दिया था कि अब हम इंडिया को अपना सारा पावर उनको सौंप देंगे। एजुकेशन की बात करें, 1944 में सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया था, कंप्रिहेंसिव स्कीम फॉर द ब्रिंग आउट द यूनिवर्सल लिटरेसी ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एज पर प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो स्टैंडर्ड था उसके अकॉर्डिंगली
भारत में टोटल यूनिवर्सल लिटरेसी ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन, जितनी भी भारत की एजुकेशन होगी, जिस तरह भी एजुकेशन होगी बेस्ड ऑन इंग्लैंड के ऊपर होगी, इंग्लैंड एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन, ये दोनों होते हैं लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वॉइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इनका बेसिकली काम आया था, अल्टीमेटली ये आए थे माउंटबेटन कि भारत के हाथों में जो विभाजन हो, किस तरह से सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। द प्लान वाज बेसिकली रेक्टिफाइड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 passed by British Parliament with effect to independent state of India and Pakistan, with Lord Mountbatten and Jinnah as their respective government general। तो उन्होंने रेस्पेक्टिव गवर्नर जनरल, माउंटबेटन प्लान एक था 3 जून 1947 को प्रपोज किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए। उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस बना, कब ये सब आप जानते ही हैं, हमने अभी इंडिपेंडेंस डे बनाया है 15 अगस्त को। तो 1947 में इसी एक्ट के तहत माउंटबेटन प्लान के अनुसार इंडिया का पार्टीशन हो गया था। सी राजगोपालाचार्य, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू हैव द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राजगोपालाचार्य जी थे। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं, और डिटेल वीडियो हम इसके बारे में बीच बीच में बनाते रहेंगे, पूरे वॉइसरॉयज के बारे में, पूरे गवर्नर जनरल जितने भी जनरल्स हुए सब के बारे में, क्या कौन फर्स्ट कौन लास्ट कैसे कैसे था, ये सारी चीज़ें हम सो ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली भी आपको देते रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच।